नमस्कार, मैं अभय राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही विशेष होने वाला है। इस सेशन में हम आपको मिलवाने वाले हैं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी से। जेएमएम के नेता हैं, झारखंड और कोडरमा की राजनीति का एक बड़ा अनुभव रखते हैं। एक लंबा सफर तय किया है इन्होंने राजनीति में। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हम पूछेंगे सर से और उम्मीद करते हैं सर भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे। इनके अनुभव और इनके संघर्षों के बारे में सुनेंगे कि एक व्यक्ति को एक नेता बनने के लिए कितना कुछ त्यागना पड़ता है, अपने घर परिवार तक का समय जनता को दे देना पड़ता है। कई सारी बातें होगी इस पॉडकास्ट में, तो बने रहिएगा। उम्मीद है हमारा आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में जयप्रकाश वर्मा जी का। स्वागत है सर हमारे चैनल में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब। तो सर सबसे पहले इस सवाल का हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। अभी आप वर्तमान में जेएमएम से नेता एक बड़ा नाम रखते हैं झारखंड की राजनीति में। जी। लोगों के मन में सवाल होता है, सर का बचपन कैसा था, उनके कॉलेज का दिन कैसा था, स्कूल का दिन कैसा था। तो जी। सर हम बचपन से शुरुआत करते हैं, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये प्रश्न का जवाब तो मुझे लगता है कि लंबा होगा, बिल्कुल। क्योंकि आपने जन्म से पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा जन्म गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के भंडारो गांव में जी। 21 जून 1971 जी। 1971 को हुआ है। और हमारे पिताजी जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, वो चाहते थे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। जी। चूँकि इसलिए मैंने ये बात बताया कि मैं अपने 5 बहनों में 7 बहनों में जी। मैं 5 बहन के बाद छठा स्थान पर हूँ। और उसके पहले जैसा पिताजी माताजी बोलती थी कि वो पूजा पाठ हमेशा करती थी कि हमें पुत्र हो। चूँकि जैसे पुत्र की जो चाहत रहती है समाज में, तो फिर पूजा पाठ के बाद जब मैं छठे संतान के रूप में मेरा जन्म हुआ, तो घर में बहुत उत्साह हुआ, लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई। और बहुत लोग मुझे लाड़ प्यार से भी पालने लगे। जी। अपने घर का माने हर एक सदस्य मुझे बहुत चाहता था, क्योंकि उस समय तक जिसमें मेरा जन्म हुआ है, जी। तो उस समय तक हमारे पिताजी एक चिकित्सक थे, किसान थे और बहुत अच्छा खेती करते थे। और उनका जो चिकित्सा का जो पद्धति था, बहुत विख्यात था। दूर-दराज से भी लोग उनके घर में, मेरे घर में पिताजी के पास इलाज कराने आते थे। जी। और उन्होंने पिताजी को बहुत ख्याति दिया था। लोगों में संपर्क अच्छा हुआ था। और जिस कारण से मेरे जन्म से पहले भी हमारे पिताजी ने अपने छोटे भाई को, जो रीतलाल प्रसाद वर्मा जी उनके छोटे भाई थे, उन्हें चुनाव लड़ाया था 67 में। 67 में वो एमएलए के चुनाव जमुआ से लड़े थे मेरे चाचा जी। पिताजी ने उन्हें वकालत से छुड़ा करके लाया, कहा कि आज हम सबको राजनीति करने की आवश्यकता है। हमारे लोगों का शोषण होता है, अधिकार छीने जाते हैं। और जिस कारण से हमारे चाचा जी को पहले चुनाव लड़ाया था, फिर उसमें चुनाव 67 में नहीं जीत पाए। जी। परंतु हम लोग के जन्म के 1 साल बाद 72 में जो चुनाव हुआ, जी। 1972 में, उस चुनाव में वो जमुआ के विधायक बने रीतलाल प्रसाद वर्मा जी। तो एक तरह से जो पूरा राजनीतिक माहौल था, पूरा सामाजिक माहौल था, डॉक्टर भी थे, तो जिस कारण से बहुत बड़े दायरा में लोगों ने पिताजी की इस खुशी में शामिल हुए, साथ दिया कि भाई आप पुत्र चाहते थे। तो वो सभी का लाड़ प्यार मिला। बिल्कुल। इलाका के लोगों ने भी पिताजी की खुशी में अपना शामिल होना अच्छा समझा, शामिल हुए। उसके साथ-साथ खासकर जो बचपन की बातें हैं, तो बचपन में शुरू में तो पिताजी का इतना प्यार मिलता था कि हम लोग वही घर में, गाँव में रहे। और विद्या अध्ययन भी हम लोगों ने वहाँ से प्रारंभ किया, जो भंडारों में ही मध्य विद्यालय भंडारो है। जो बच्चा का क्लास होता है तो उस हमने वहाँ पर पढ़ाई प्रारंभ किया। परंतु 1-2 साल बाद ही 1977 में जब हमारे चाचा जी सांसद के रूप में निर्वाचित हुए, सांसद बन गए, उस समय लगभग मैं 7 साल का रहा होऊँगा। तो उस समय मैं मध्य विद्यालय भंडारों में पढ़ रहा था और घर में
सभी लोगों को लगा, पिताजी को, चाचा जी को लगा कि जब हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, चुनाव जीते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, वहीं पढ़ेंगे। तो घर में निर्णय हुआ और मुझे भी चाचा जी के जीत के साथ पहली बार जब दिल्ली निकले जी। सांसद बन के, तो मुझे भी दिल्ली जाने का अवसर मिला और फिर वही दिल्ली में ही एक विद्यालय में मेरा नामांकन भी चाचा जी ने कराया जी। और हम लोग वहाँ बेहतर पढ़ाई कर ही रहे थे, रह रहे थे। हुँ। और बाद में जब लोगों को लगा कि नहीं भाई ठीक-ठाक पढ़ाई हो रहा है, परंतु कभी-कभी मैंने कहा ना कि मैं बहुत मेहनत से, पूजा-पाठ से जो मैंने स्टार्ट किया इसीलिए जी, तो जी। इस प्रकार का एक जो मोह बना हुआ था, पिताजी को भी मेरे प्रति आकर्षण था, बहुत चाहते थे। माँ भी मुझे बहुत चाहती थी। तो उन लोगों को लगने लगा कि भई वो बाहर रह रहा है तो ठीक नहीं है। हुँ। माँ कभी-कभी भावुक हो जाती थी। जी। तो उन चीज़ों को देखते हुए पिताजी ने फिर से मुझे जो है 2-3 साल बाद जो है जी। कहा कि नहीं जयप्रकाश जो है सो यहीं पढ़ेगा। हुँ। और फिर हम लोग वापस आए तो फिर बातें आई कि यहाँ पर पढ़ेगा तो यहाँ पर तो भाई अच्छा जगह पढ़ाना चाहिए। हुँ। और उसके बाद फिर लोगों ने सैनिक विश्वविद्यालय में मेरा नाम लिखाया जी। और हम सैनिक विश्वविद्यालय में पढ़े और बहुत अच्छा पढ़ाई-लिखाई हम लोग का चल रहा था। उसके बाद फिर 10th के बाद जब हम लोग विद्यालय में तो जो बाल काल बहुत अच्छा रहा, हुँ। सब जगह हम लोग को सम्मान मिला क्योंकि उस दौर में हमारे परिवार में चाचा जी सांसद बन चुके थे और हुँ। सांसद बनने के बाद सभी पूरे एंटायर कोटरमा लोकसभा का हुँ। माने लोगों का स्नेह और प्यार और स्वाभाविक होता भी है कि भाई उस परिवार में जो बड़ा बेटा हो और बड़ा बेटा को लोग सब चाहते हैं, जनता चाहती है, जी। तो निश्चित रूप से उस कारण से सबका स्नेह मिलता ही था। हम लोग परिवार के साथ रहते ही थे और सब जगह सम्मान भी मिलता था। क्या है कि जब जान रहे हैं भाई कि जो डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा हैं, उनके पुत्र हैं, उनका अथक मेहनत, अथक प्रयास से विप्लव वर्मा साहब उनके छोटे भाई सांसद हैं हुँ, हुँ, और 77 में सांसद जीतने के बाद फिर से जब उपचुनाव हुआ, तो 1980 में भी हमारे चाचा जी चुनाव जीतने में सफल रहे। लगातार दोनों बार जिस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार जब फिर से रिटर्न आ गई 77 में, जी। आप लोग जानते ही होंगे कि 80 में रिटर्न आ गई 77 में माने जनता पार्टी की सरकार बनी थी और फिर जब 80 में जब कांग्रेस रिटर्न आ गई और वैसे समय में भी जी। जीते थे तो सभी को अच्छा लग रहा था। तो उसमें जहाँ भी हम जाते थे, जब मैं शहरी में पढ़ाई किया तो वहाँ भी हुँ, तमाम हुँ। विद्यालय के शिक्षक से लेकर के तमाम हमारे मित्र भी, तमाम लोग सभी लोग प्रेम और हुँ, स्नेह के भाव से देखते थे और उस जानते थे भाई कि भाई ये सांसद परिवार का व्यक्ति रहा है। और 10th करने के बाद हम लोगों के घर में बात आई कि नहीं, चलिए अब तो छोटा नहीं है, हुँ। माता-पिता जी का बहुत मोह रहा और लगातार मिलने के कारण बहुत नज़दीक था, चूँकि हमारे हुँ। घर से भंडारों से जी। सैनिक सूत्र बहुत नज़दीक हाँ, था। ज़्यादा दूर है। माने 1.5 घंटा 2 घंटे का रास्ता था, रास्ता। तो घर से जाते थे, मिलते थे लोग। तो फिर बाद में मैं 10th के बाद मैं चला गया चंडीगढ़, जैसे परिवार में जो निर्णय किया गया। अच्छा। तो 11th क्लास से लेकर के पीजी तक हुँ। मैंने चंडीगढ़ में पढ़ाई किया और जी। पहले 11th क्लास में मैंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में मेरा नामांकन हुआ अच्छा। और डीएवी कॉलेज में हम लोगों ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हुँ। और वहाँ हम लोग रहे, बहुत अच्छा वातावरण रहा, एक अच्छा शहर था और बढ़िया एजुकेशन मिला, अच्छा रहा, हम लोग भी इन चीज़ों के बारे में समर्पित रहे। फिर बाद में यूनिवर्सिटी में हमारा नामांकन हम कराए, पीजी में हम लोगों ने कराया जी। ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जी। वहाँ पर पढ़ाई-लिखाई हम लोग का अच्छा चलता ही था। चूँकि परिवार में राजनीतिक माहौल रहता ही था, हुँ, हुँ। तो उन बातों को देख कर के हम लोगों को भी लगता था कि इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जुड़ा जाए। हुँ, तो वैसे ही जब वहाँ पर ख़ासकर उन उन दिनों हुँ। जैसे चूँकि हम लोग तो मेरे पिताजी और चाचा जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से थे। हुँ, हुँ, तो उन दिनों हम लोग का जो है यूनिवर्सिटी में हुँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो इकाई चलता है, जी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों ने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब मैं पीजी में पढ़ाई कर रहा था, जी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पंजाब यूनिवर्सिटी का हुँ, महासेक्रेटरी महासचिव बनाया। जी। तो हम लोग वहाँ पर महासचिव बन कर के भी पूरे कॉलेज व्यवस्था को देखते थे, छात्रों की हुँ, समस्याओं को भी देखते थे, समस्याओं को समाधान के लिए वहाँ हमेशा डीन से बात करना, हुँ, छात्रों को यूनाइट करना, तो एक राजनीतिक माहौल जो है, हुँ। माने यूनिवर्सिटी के काल से ही हम लोग मन में आया और हम लोग उस काम को वहाँ करते रहे। जी। बहुत से विषयों पर सर्वे करके भी, छात्रों की समस्याओं को सर्वे करके भी हम हुँ, लोगों ने जो अपने सौंपने का काम किया और उस दौरान जब वहाँ पर
मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब हम्म, महासचिव था, तो हमारे साथ आज वो चंडीगढ़ के ही लोकल थे, विनीत जोशी जी। जी। वो तो अभी वहाँ पर अपना वो भी पॉलिटिक्स में आज भी काम कर रहे हैं। हम्म, तो चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों ने उन चीज़ों को पूछा, हाँ। तो ऐसा हम लोग का एक बढ़िया रहा है और हमने एक बेहतर ही जीवन जिया है। हमने अपने जीवन में हमेशा एक चरित्र को मेंटेन किया है। जी। क्या है कि आप जानते हैं कि जो लोग बाहर पढ़ते हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हम्म, बाहर पूरा युवा टीम होता है, हम्म, नई सोच के साथ होते हैं, घर परिवार से दूर दूर होते होते हैं, हैं, जी। कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। परंतु मेरा शुरू से जो बचपन से ही एक भावना रही है, हम्म, जो हमने अपने पिताजी से जो सीखा, माताजी से जो सीखा, देखा कि एक अच्छा चरित्र के व्यक्ति के रूप में पिताजी जी। हमेशा जाने जाते थे। तो हमने भी विद्यार्थी जीवन में भी कभी नहीं, हमारे भले और कोई दोस्त जैसे गलत चीज़ों में कभी कोई पड़ गए, कोई पान, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, दारू, जी। इस प्रकार की गलत चीज़ों में लोग कभी स्टूडेंट लोग फ्री होके करता है। हम्म, परंतु मैं इन चीज़ों से लगातार दूर रहा, पढ़ने जी। के दौरान भी, आज भी जी। हमेशा मैं इन चीज़ों से दूर रह करके मैंने एक बेहतर काम करने का कोशिश किया है। और ख़ासकर होता है ना कि भाई एक अपना चरित्र को आप कैसे जीवन में लेके चलते हैं। तो हमने वो जो चरित्र शुरू से एक अच्छा चरित्र, ईमानदार चरित्र, उदार चरित्र लेके चला है। और आपको मैं बता दूँ कि अगर जो आपने जो पहला जो क्वेश्चन किया था, तो हम जी। आगे तक अगर हम बढ़ते हैं, जी, तो जी। हम लोग सामाजिक जीवन में हम आए, वहाँ से लौटने के बाद जी। भी सामाजिक जीवन था। जी। इतना ज़रूर बात था, जब हम लोग बाहर पढ़ते थे, तो पिताजी के मन में ये बातें होती थी कि जब अच्छे संस्थानों में ये पढ़ रहे हैं, अच्छा करना चाहिए, जी। इन्हें नौकरी करना चाहिए, हाँ। अच्छे पद में जाना चाहिए, पिताजी की ऐसी भावना थी। हाँ सर, एक रोकना हाँ, चाहूँगा। बोलिए। आप वहाँ से घर वापसी होती है चंडीगढ़ से, जी, जी, जी। आप यहाँ आते हैं, यहाँ आपके भी मन में होगा कि हुँ, कहीं न कहीं इतना अच्छा एजुकेशन लेके आप आए हैं, हुँ, तो आप बढ़ें, अपना करियर बनाएँ किसी और क्षेत्र में। ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स है हुँ। इसके प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ? हाँ, वही मैं बता रहा था। जी। ठीक है, नहीं अच्छा हुआ क्वेश्चन आपने किया। मैं बिना क्वेश्चन किए भी इसी बात पर आगे जा रहा था। हुँ, तो चूँकि मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति में अलग टाइप का हुँ, अपना काम करने का नज़रिया और जी, सोच होता है। बिल्कुल। तो पिताजी का तो मैंने कहा कि मन था हुँ, कि हमको कोई जॉब निकालना चाहिए। जी। तो हमने पिताजी को कहा था कि ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो प्रयास करेंगे, ज़रूर प्रयास हुँ, करेंगे। हुँ, और उसी के बाद हम लोग जब यहाँ लौट आए, हुँ, और लौट आए तो मेन है कि घर परिवार में भी कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे थे। जैसे हुँ, हमने कहा ना, मेरे पिताजी हुँ, संयुक्त परिवार के जी। व्यक्ति थे, जो संयुक्त हुँ, परिवार को चलाते थे। सबसे बिल्कुल। बड़े थे मेरे पिताजी। और हमारे पिताजी के 5 भाई हैं। मैंने और एक अपने उन्होंने भगना को, भांजा को, जी। पिताजी ने अपने भांजा को गोद ले लिया था। अच्छा। तो उसको भी एक परिवार का हिस्सा बनाया, तो 6 भाई का लोग परिवार के रूप में समझते थे। हुँ, तो ये पूरा कंप्लीट, मैं समझिए 6 भाई का पूरा परिवार एक साथ रहना, जीना, भोजन करना, सारा व्यवस्था एक साथ था। हुँ, क्योंकि पिताजी को इस बात का था कि भाई पूरा हम परिवार के मुखिया हैं, हेड हैं, जी। तो परिवार की एकता ही हमें समाज में भी प्रगति और तरक्की ला सकती है। सामाजिक जीवन जीते हैं, हम राजनीति में गए हैं, अपने भाई को हमने एमएलए से लेकर के सांसद बनाया है। हुँ, तो ये पारिवारिक एकता पिताजी का एक बड़ा अहम हुँ, सोच था, विषय था। जी। और जिस कारण से परिवार को हमेशा एक बना के रखे, परिवार के सारे सदस्यों का लालन-पालन पिताजी के ही नेतृत्व में होता था। हुँ, एक जगह भोजन बनता था, आप समझ सकते हैं कि जब 6-6 भाइयों का परिवार, जी। और उसका हर 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 व्यक्ति का, किसी के 5 बच्चे हों, किसी के 6 बच्चे हों, किसी के 7 बच्चे हों, जी। और उनके बाद फिर जितने सब रिलेटिवों का जाल, रिश्तेदारों का जाल हो, जी, जी। और पूरे परिवार को एक सूत्र में बाँध के रखना। तो पिताजी को लगता था कि भाई पूरे परिवार को बाँधने के आधार पर हम पूरी जनता को भी बाँधते हैं। क्या है कि हर एक जनता का भी सुख-दुःख वो सुनते थे। हुँ, ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति पिताजी के पास पहुँचता था, हुँ, अपनी समस्या को लेकर के, तो इनके आदर और सत्कार भाव को देख कर के ही हुँ, वह व्यक्ति लगता था कि हम सही जगह पर आ गए हैं, हुँ, और ये व्यक्ति हमको मेरी खोज खबर ले रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, हुँ, और हमारी समस्या को सुन रहे हैं। और समस्या को सुनने के साथ-साथ सबसे पहले बोलते थे, "आप दूर से आए होंगे, हुँ, हुँ, आप पहले जलपान कीजिए, चाय लीजिए, जी। आप दूर से आए हैं, भोजन भोजन करिए।" हुँ, तो हर एक व्यक्ति को बहुत प्रेम से भावुक होकर के इज़्ज़त देना, आदर हुँ, करना, एक पिताजी का बहुत बड़ा विशेषता था। तो मैंने वही जो क्वेश्चन आपका था जी। कि राजनीतिक में
कैसे तो मैं समझता हूँ भाई, मैं लगातार पिताजी के साथ बैठ करके उन चीज़ों को देखता था, उनके कार्यों को देखता था, उनके जनता के प्रति जो डेडिकेशन उनका था, तो उन चीज़ों को देख करके मुझे भी लगता था कि पिताजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना समाज को देखते हैं, सबकी समस्या को सुनते हैं, समाधान के लिए कार्य करते हैं। अपना जितना भी उनको डॉक्टरी प्रैक्टिस से दिन भर जो आय होता था, वो सारा चीज़ वो समझिए कि अगर सुबह वो बैठते थे तो लोगों से इलाज करने का क्रम मान लीजिए 10 बजे तक, जब तक पेशेंट नहीं चले जाते थे, इलाज करते थे। समझिए कि 10 बजे तक जो भी प्रैक्टिस से उनको आय होता था, आप समझिए कि समाज में वो निकलते थे, तो फिर शाम को पता चलता था कि सभी घूम फिर के जो जहाँ जैसा मिला समस्या समाधान तो सबको दे लेकर के फिर आते थे। फिर मैंने शाम को वो जीरो खाली हाथ आते थे। तो एक उनका ये था कि जितना हम सुबह अर्न करते थे, उसको समाज में लगा देते थे वो। और हमने देखा था कि इसी बात को क्या, चूंकि हम लोग कृषक परिवार से हैं, और हमारे पिताजी ने भी चाहा कि भाई इतने इतने लोगों को हम स्वागत करते हैं, अगर हम बेहतर खेती नहीं करेंगे तो हम स्वागत कैसे करेंगे। इसलिए हमने देखा कि पिताजी ने खुद बढ़िया बेहतर खेती किया, खेती का संचालन भी किया, उनके और टीम होते थे, परंतु उसका नेतृत्व करते थे। बहुत अच्छा धान का पैदावार, सभी हर प्रकार के फसल लगाते हैं, धान है, गेहूं है, और आलू प्याज से लेकर के हरी सब्जियां, तमाम प्रकार की चीज आप दे सकते थे। मैंने तो उस समय ये भी देखा था कि पिताजी लोगों के स्वागत के लिए ही, मैंने उस जमाने में भी अपना गन्ना का भी अच्छा खेती करते थे, और गन्ना खेती करने के बाद गन्ना को फिर उसका पूरा गुड़ बना के रखते थे, घर में ही गुड़ बनाते थे। और जो भी लोग आते थे, तो हर एक व्यक्ति को गर्मी के दिनों में खासकर गन्ना का शरबत पिलाया जाता था, गुड़ का शरबत। तो एक मैंने लोगों के लिए वो डेडिकेटेड थे, कोई निराश ना लौटे। तो ये तमाम उनका गुण जो है, लगता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मेरे घर में तो पुत्र के रूप में केवल मैं ही तो नहीं था, मेरे और भी अंकल थे, उनके बच्चे थे, और तमाम लोग थे, सभी लोग थे हम लोग घर में। तो उसमें एक होता है किसी किसी में ये बातें अपने आप स्वतः डेवलप कर जाती है कि आप समाज के तरफ जा रहे हैं, आप बड़े से जो सीख रहे हैं आप उसी को करना चाहते हैं। और सामाजिक सेवा की भावना मेरे अंदर भी बढ़ते चली गई, और हम लोग उसी क्षेत्र में काम करने लगे। समाज में जो भी समस्याएं आने लगी, हम लोग उनको देखने लगे, समस्याओं को भी देखते थे। इसी बीच पिताजी का ही था कि भाई जब आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो भाई सामाजिक काम करना ही करना है, तो आपको साथ साथ हम पिताजी के ही नाम से जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज भंडारों में है, तो फिर पिताजी ने मुझे वहीं पर लेक्चरर भी बनाया। तो हम लोग लेक्चर बनाया, तो हम लोग अपना जो क्लास होता था, तो क्लास भी 2-3 पीरियड अपना लिया। उसके बाद बाकी समयों में हम जनता की बातों को सुनने के लिए, समस्या सुनते हुए समाधान के लिए जहाँ जाना हो, ब्लॉक जाना पड़े, थाना जाना पड़े, या उनके घर में बैठ के कोई पंचायती करना पड़े, तो इन तमाम चीज़ों में हम लोग लगातार इन्वॉल्व भी हो गए। अपना हम इधर कॉलेज को भी मैं समय दे रहे थे, इधर भी सामाजिक जीवन में इन्वॉल्व रहे। और इसी बीच पिताजी के साथ मैंने पढ़ाई करके लौटने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला उनके साथ मैंने रहने का, क्योंकि मैं 1994 में चंडीगढ़ से लौटा था पीजी करके, और ये थी 27 जनवरी 1999 को पिताजी का देहांत हो गया। तो हमको समझिए कि हमारे लौटने के बाद 3-4 साल ही पिताजी के साथ मैंने, वैसे तो मैं हमेशा पिताजी के साथ काम देखता ही था, जब मैं पढ़ाई लिखाई भी करता था तो उस समय भी पिताजी के कार्यों से मैं इतना हमेशा प्रभावित था, उनके व्यवहार से, कि मैं उन्हीं के साथ बैठा रहता था। छुट्टियों के दिनों में भी आता था तो उन्हीं के साथ बैठा रहता था, उनके गाड़ी में बैठ के घूमने चला जाता था, कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हमने बहुत महसूस किया था। और उसी के आधार पर जब पिताजी का देहांत हो गया, तो देहांत हुआ तो हम लोगों को लगा कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चाचा जी थे उस समय, और चाचा जी से जब बातें हुई कि अब क्या करना चाहिए, तो चाचा जी बोले कि हम लोग तो राजनीतिक जीवन में बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा है, सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं। और उसी दौरान पिताजी के निधन के बाद एक लोकसभा का चुनाव आया था, तो उस लोकसभा का चुनाव में चाचा जी को पराजय का मुँह देखना पड़ा था, नहीं जीत पाए थे। तो हमने उनको कहा कि आप लोकसभा चुनाव से अलग हट करके आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो हम लोग को परिवार में किसी आदमी को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, आप मदद करें, हम लड़ा जाए। हमने उनको प्रस्ताव दिया था, जो राजनीति में आने का बाद जो नहीं बोले कैसे हुआ, मैंने आप एक प्रश्न किया, लंबा मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो उसके बाद चाचा जी को हमने प्रस्ताव दिया था
तो दादाजी बोले कि देखिए ये जो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वैसे कैंडिडेट नहीं बनाती है, तो हम लोग चाहेंगे कि भाई हमारे घर से कोई एमएलए में बने तो अच्छा बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती है इस बात पर। तो हमने उनसे पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तो हम लोग सामाजिक काम करना है, जनता का काम करना है, इसके लिए कुछ अगर राजनीतिक शक्ति मिलता है तो अच्छा होता है। तो उन्हीं के फिर बाद उनसे कहने के बाद हम लोगों ने फिर लालू जी से संपर्क किया जी। और लालू जी ने बहुत उत्साह से मेरा स्वागत किया, समर्थन किया और कहा कि अरे हम तो ये तो जानत रही रे जीतलाल बाबू के और जगदीश बाबू के, तो उनके परिवार से आयल बा, आवा आवा आवा, अरे इसने तो नौजवान की हमारा जरूरत बा। लालू जी बड़ा उत्साहित हुए कि ऐसे नौजवान की जरूरत बा, आवा। बिना मेरे कुछ बोले अपने परिचय के बाद समझते हैं तो बड़े नेता हैं, बोला आओ आओ चुनाव लड़वा। हम कुछ नहीं बोले, मुझे बोलने का मौका भी नहीं दी और वो बोले चुनाव लड़वा आओ। तो बोले कि अंकल आपकी जैसी इच्छा होगी, आप जैसा सोचेंगे हम लोग वैसा करेंगे। तो बोले नहीं एकदम आओ आओ लड़वा, लड़ा। 23 से बातें हुई तो फिर बातों के बाद फिर ये तय हुआ कि नहीं चुनाव वो लड़ाएंगे। फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था जी। और 2000 की विधानसभा के चुनाव में लालू जी ने, जैसे बातें पहले हुई थी कि हम लोग गांडे से ही टिकट मांगे, पहला प्रस्ताव गांडे का ही था, परंतु जानते हैं राजनीतिक परिस्थिति में कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो कुछ लोगों ने उनको लालू जी को दिखा दिया कि इनके चाचा जो सांसद बनते हैं तो गांडे से ज्यादा वोट इनके चाचा को बगोदर में मिलता है। लालू जी को कुछ लोगों ने मिसगाइड किया और मैंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के दृष्टिकोण से गांडे जितना ज्यादा आसान होगा, जो चुनाव के जो समीकरण होते हैं, वोट मतदाता होते हैं, तो हमने उस ढंग से प्रस्ताव किया था, सही माहौल भी था वहां पर। तो अचानक अंतिम समय में, और मैं पहले जब लालू जी से बात होने के बाद भी मैं गांडे में तैयारी भी कर रहा था, पहले से तैयारी कर रहा था, परंतु उसी बीच अचानक जब जिस दिन टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमने देखा कि भाई मुझे बगोदर से प्रत्याशी बनाया गया था। तो हम बगोदर से चुनाव लड़े थे। तो चलिए अचानक जो चुनाव होता है, चुनाव का 25 दिन 30 दिन में हम लोग बगोदर में काम किए, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे, गांडे में काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा माहौल हम लोगों ने क्रिएट वहाँ किया था। पर तो राजनीति में षड्यंत्र, साजिश, चाल, दांव पेच, बहुत तरह के चीज होते हैं और वो मेरा पहला चुनाव था। और पहला चुनाव में जो हमारे जो प्रत्याशी थे, विरोधी प्रत्याशी, उनके दांव पेच को हम लोगों ने नहीं समझा और अंतिम जो चुनाव का अंतिम रात होता है उस दिन उन लोगों का दाव मैंने अजीबोगरीब तरीका से था। उन चीजों पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहते और उस कारण से बहुत सारा ऐसे मतदाता थे जो मतदाता हमको वोट देने वाले थे। एक अच्छा इक्वेशन वहां भी बना था और वो मतदाता रातों रात दूसरी दल को मतदान कर दिए, जिस कारण से बगोदर में अच्छा परफॉर्मेंस मैंने किया। उस दौरान भी पहला चुनाव था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उस समय महेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे, जो माले के नेता थे, और वो जीते थे। और उसके अलावा हम लोग थर्ड किए थे। हम लोग तो जीतने वाले थे, परंतु जो वोट टर्नअप यहाँ वहाँ होता है तो उसमें गौतम सागर राणा सेकंड किए थे, जो जदयू के प्रत्याशी थे। तो ये उस समय का माहौल था, परंतु उसके बाद फिर हम लोग मेहनत करने लगे। तो हम लोग राजनीति की बात पर ही जा रहे हैं, तो इस विषय पर जो स्टोरी जानना चाह रहे थे आप जी, तो हम लोग उसके बाद फिर अब फुल फ्लेज जब हम प्रत्याशी बन करके लौटे, भले चुनाव का परिणाम जो हुआ, तो अब तो राजनीति में पूरा क्या कहते हैं भागीदारी और होने लगी। जब किसी पार्टी से आप कैंडिडेट रहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और बिहार में उस दौरान सरकार भी बन गई थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार भी बन गई थी, तो जो सरकार के जो लोग होते हैं उसका महत्व भी ज्यादा देता है लोग, तो हमको काम करने में सुविधा होता था। हम एमएलए नहीं बने, फिर भी जब जहां भी बैठते थे तो तमाम पदाधिकारी या जो भी लोग होते थे उन लोगों को लगता था कि भाई आरजेडी के नेता आए हैं, तो आरजेडी के नेता का काम करना है, बात मानना है। तो हमको भी लोगों, जनता का भी अच्छा फीडबैक मिलने लगा, जनता का हम काम कराने में सक्षम होने लगे थे, बहुत अच्छा माहौल बना। परंतु उन दिनों फिर अचानक बने, अगर राजनीतिक इतिहास की हम लोग चर्चा करें तो फिर से जो है जो हम लोग के साथ जो है ये झारखंड बन गया बीच में। झारखंड बना तो झारखंड में बाबूलाल जी सब मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ बातें चर्चा होने लगी कि भाई जो अलग झारखंड राज्य बन गया और आरजेडी तो बिहार की पार्टी थी और अब झारखंड में उसका कोई भविष्य नहीं है। लोग चर्चा करने लगे कि भाई ये तो बिहार की पार्टी थी, झारखंड में कोई भविष्य नहीं है। बहुत सारे वैसे उस समय गीत संगीत भी बनाया लोगों ने
और बहुत तरह का चीज किया। तो इसी बीच हम लोगों ने आरजेडी को नहीं छोड़ा, काम करते ही थे। तो इसी बीच में जब बाबूलाल मरांडी जी जो मुख्यमंत्री झारखंड में बने थे जी। राज्य बनने के बाद, वो मुख्यमंत्री पद से जब हट गए, तो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो उनके मन में जो बातें आई होंगी, जी। तो बाबूलाल मरांडी जी और रविंद्र कुमार राय जी ने मुझे संदेश भेजा। रविंद्र कुमार राय जी डायरेक्ट मिलने भी आए और उन्होंने संदेश भेजा कि ये आपके पिताजी द्वारा बनाई हुई पार्टी है, आपको इसमें वापस आना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए। आप मेहनती व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा संगठन तैयार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि घर में ही अगर प्यार और सम्मान मिले तो यहीं आइए। हम बोले कि वही तो, हम तो शुरू दिन से वही चाह रहे थे कि जो हमको 1999 में पिताजी के मरने के बाद आप लोगों ने दरकिनार कर दिया था, जिस कारण से हमें लालू जी का शरण में जाने हम गए थे। पर अगर आप लोग की सच्ची सोच है तो हम जो है लौट सकते हैं, क्यों नहीं लौटेंगे। और हम फिर भारतीय जनता पार्टी में हम आ गए थे 2003 में। जी। सर आपने बताया लालू जी ने आपको मौका दिया, तो उसके बाद लालू जी से अब मिलना जुलना होता है कि नहीं? उसके बाद आप मिले कि नहीं उनसे? हाँ, जैसे अलग झारखंड राज्य बन गया, हाँ। तो अब हम लोग को पटना जाना ही कम हो गया, और जब पटना जाना कम हो गया तो उनसे मिलना भी कम हो गया, और उधर तो नहीं भेंट हो पाई थी। बीच के खंडों में मैं जब एमएलए था उस दौरान हम लोग पटना गए थे, तो प्रणाम पाती हुई थी। भीड़ भाड़ से घिरे हुए रहते हैं, सब बीमारी से भी रहते हैं, तो भेंट मुलाकात प्रणाम पाती हुई थी। हम लोग बात दिया था, हाँ हाँ ठीक है जयप्रकाश, तुमको हम लड़ाए थे, उनको मेमोरी करवाए थे, तो बीच में भेंट हुई थी। जी। अगर वर्तमान समय में आप बात करते कुछ, अगर बात किया जाए, जी जी आप जेएमएम से हैं जी 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 वर्तमान में, इंडिया गठबंधन के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाना है। जी जी जितने भी पार्टी है जेएमएम झारखंड में, माले, जी जी कोडरमा लोकसभा का अगर हम देखें तो जी ऐसा समीकरण बन रहा है या लोगों में जो बातें चल रही है, जी बड़ा नाम आपका आ रहा है जी 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 और एक समीकरण में बैठ रहा है आपके जैसा बड़ा पर्सनालिटी और अनुभवी व्यक्ति, आपका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है इस क्षेत्र में लोकसभा को लेकर उम्मीदवार के तौर पर। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अभी जनता जो है यहाँ पर परिवर्तन चाह रही है। कोडरमा लोकसभा में क्या कि 5 वर्षों तक अन्नपूर्णा जी ने कभी भी जनता के अरमानों को पूरा करने का काम नहीं किया। आप विकास योजना छोड़ दीजिए, उन्होंने लोगों का सुख दुख का भी साथी नहीं बनी। लोग चाहते थे कभी खुशी में कि अन्नपूर्णा जी हम लोग साथ खड़ी दिखाई पड़े, कभी कोई दुख में अन्नपूर्णा जी खड़ी दिखाई पड़े, हमारी सांसद है। लोगों ने बहुत उम्मीद से वोट दिया था, और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के आज तक के जितने चुनाव हुए थे 2019 से पहले वाले मैं बता रहा हूँ, तो किसी भी प्रत्याशी को इतना वोट नहीं मिला था। अन्नपूर्णा देवी जी को बहुत ज्यादा जनता ने मतदान किया था, और जब वो सांसद बन गई तो जनता से दूर हो गई। कौन कैसा है, क्या है, कहाँ तकलीफ में है, न किसी का फोन उठाना। तो इस प्रकार से एक अपने आप जनता में जाते होंगे पता चलता होगा। एक तो ये बातें आई, और उसके बाद लोगों के मन में ये तलाश था कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति जनता की सूद लेता हो, जन समस्याओं का समाधान के लिए मेहनत करता हो, जो हमारे सुख और दुख का साथी बन सके। तो जनता ने स्वतः इस बात का अध्ययन किया कि भाई गांधी में जब जयप्रकाश वर्मा जी विधायक 5 साल रहे, तो इनका कार्यशैली बहुत उत्तम रहा। इन्होंने ईमानदारी से काम किया, हर एक कार्यकर्ता का इन्होंने कदर किया, और सबसे बड़ी विशेषता यह भी रही कि ये भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। ये जनता कहती है कि जयप्रकाश, और ये बात सच भी है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार को कभी भी अपने आसपास कहीं आने नहीं दिया, और हमने कहा कि भैया हम जनता की सेवा करने आए हैं, और हमें सरकार से वेतन भी मिलता है विधायक होने के नाते। तो जब हमको वेतन मिलता है तो वेतन से अपना जीवन जीना चाहिए। और हमने ये पूरे पदाधिकारियों को लगातार बैठक किया चुनाव जीतते ही कि भैया आप ऑफिसर हैं, आपको वेतन मिलता है, तो आप वेतन के पैसा से जीवन को जीना सीखिए। यहाँ लोगों से कमीशन और घूस मांगने का काम नहीं होगा। और यहाँ मैं भी जब किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं आपसे मांगने आ रहा हूँ, ना किसी कार्यकर्ता से मांगने आ रहा हूँ, ना किसी जनता से काम से समस्या का मांगने आ रहा हूँ, ना मांगता हूँ। तो कोई पदाधिकारी नहीं लेगा। हमने इस बात को बहुत कड़ाई से यहाँ पालन करवाया
हम लोग मॉनिटरिंग भी करते रहे। तो निश्चित रूप से गांडी विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में कोई भी जनता किसी भी प्रखंड मुख्यालय में गए, वो बीडीओ सीओ के पास गए, थानेदार के पास गए, अन्य पदाधिकारी के पास गए, हमारा जो विधानसभा का जो कार्य यहाँ पर अगर कुछ डीडीसी के माध्यम से, कार्यपालक अभियंता के जिला के माध्यम से जो सॉल्व होता है, जहाँ भी गए, परंतु गांडी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पदाधिकारी ने किसी भी जनता से, किसी कार्यकर्ता से किसी काम के लिए घूस कमीशन लेने का हिम्मत नहीं किया। एक वातावरण हमने बनाया। आज ये पूरे मिसाल है पूरे देश के लिए कि कोई जनप्रतिनिधि चाह ले, कोई एमएलए या एमपी चाह ले कि ईमानदार व्यवस्था स्थापित हो, करना चाहिए, करना है तो ईमानदार व्यवस्था स्थापित कर सकता है। वो उसके चाहत पर डिपेंड करता है। और आपको जानते हैं, आश्चर्य लगेगा, हमने उस दौरान विधानसभा के अंदर भी कहा था, जब मैं विधायक था, वहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई अपने अपने जो साथी है, विधायक साथी ने अपने तरह से बातें रखी। किसी ने कहा कि नहीं, अगर हम जीपीएस सिस्टम को लगाएंगे तो राशन कालाबाजारी नहीं हो पाएगा। किसी ने कहा कि नहीं, हम जो है सो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएंगे, जो अंगूठा से राशन देने वाला लगाएंगे तो चोरी नहीं हो पाएगी, गरीबों को मिलेगा। तरह तरह की बातें लोग अपना अपना सलाह भी देने लगे इस विषय पर। तो सभी हाउस में लोगों को आश्चर्य लगा जब मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, ये बातें तो सही है कि भाई नियम बनाए जा सकते हैं कि हमको रोकने का ये तरीका होगा, भ्रष्टाचार को रोकने का ये तरीका होगा, लोगों तक राशन पहुंच जाए, उसके लिए ईमानदारी से बटे। ये विषय तो बहुत आ रहे हैं, हमारे सदस्यों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, अच्छा बातें कही है। परंतु सबसे बड़ा बात जो मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा बात ये है कि इस हाउस के अंदर बैठे हुए जो हमारे 81 माननीय विधायकगण हैं, ये विधायकगण अपने आप को सुधार लें और अपने गिरेबान में झांक करके देखें। ये किसी पदाधिकारी से उम्मीद ना करें, ये उम्मीद करेंगे डीसी से और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कि मेरा कमीशन कब पहुंचा रहे हो, कितना दे रहे हो। और जब ये 81 लोग अगर ये उम्मीद करना छोड़ देंगे, ये डिमांड करना छोड़ देंगे, तो मैं तो कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, मैंने जितने भी गरीब हैं, हर गरीब का समस्या समाधान होगा और हर गरीब के घर में राशन भी होगा, किरासन भी होगा, बेहतर आवास भी होंगे, बेहतर जीवन जीने लगेंगे। ये भ्रष्टाचार तो इस हाउस के अंदर से हम 81 विधायक करते हैं, हमको सुधरने की आवश्यकता है। ये बात सबको आश्चर्यजनक, भाई हाउस में कैसा बात ही बोल रहे हैं। जो स्पीकर थे, स्पीकर भी कहने लगे, जयप्रकाश जी आप विषय से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, विषय तो वही है ना कि गरीबों तक राशन किरासन कैसे पहुंचे। हाउस तो इसी बात की चिंता कर रही है, और क्यों नहीं पहुंचती है, कहां से लूट हो जाता है। तो ये चर्चा होगा तब तो लोग सुधार करेंगे। इसलिए मैं इन बातों को हाउस में रख रहा हूं। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं विषय से मैं बाहर कहां गया हूं। मैं तो विषय को ईमानदारी और सच्चाई से रख रहा हूं। ये तो सदन को समझने की आवश्यकता है। तो हम कहें कि मैं इस प्रकार का व्यक्तित्व रहा हूं कि हमने सही बातों को बेहिचक कहीं भी कहने का मादा मैं रखता हूं। और चूंकि मैं एक ईमानदार चरित्र का व्यक्ति हूं, मैं जनता के साथ न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं। मैं जनता के अधिकार सुरक्षित रहे, हक सुरक्षित रहे, वो उसे हासिल हो सके। और जनता ने अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाया है, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो बातें हैं, उसका हमको प्रतिनिधित्व करना है। उन समस्याओं को ले जाकर के हमें हाउस के अंदर लेके जाना है, जहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं लोकसभा का कैंडिडेट हूं, मैं लोकसभा में जीता हुआ हूं, तो वहां पार्लियामेंट में ले जाऊंगा। मैं अगर विधानसभा विधायक बना हूं तो अपने विधानसभा में लेके जाऊंगा, और वहां बातें ले जाकर के बातों से समस्या का समाधान लाने के लिए हम जनप्रतिनिधि बने हैं। और उसके साथ साथ जनता का जो उम्मीद होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे दुख में भी मेरे साथ रहे, हमारे सुख में भी मेरे साथ रहे। कोई व्यक्ति को अगर समस्या है, हॉस्पिटल से समस्या हो रही है, तो भैया उसके साथ खड़ा रहिए, हॉस्पिटल प्रबंधन को उसके बारे में कहिए, समाधान मिले, कोई बीमारी ठीक हो जाए। कोई ऐसा एजुकेशन मामला है, आप वहां खड़ा रहिए। तो ये तमाम चीजें जो जनता की होनी चाहिए, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व यही होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई भारत जो है मैंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और इस बड़े डेमोक्रेसी में मैंने व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लीडर, elected leader who is either MLA or MP. So they have to know their rights and duties, and they have to obey all these things for the fulfillment of the
पीपुल्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिजायर। तो ये चीजों को जनप्रतिनिधि के बीच में लोगों को आना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए। परंतु आज क्या कर रहे हैं वो लोग, माने वो जनता के सामने बात नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। और आज इतनी गिरावट राजनीति में आई है, मुझे आश्चर्य लगता है, इतनी ज्यादा गिरावट आई है कि जो भी नेता बनना चाहते हैं या बनते हैं, तो बनने से पहले भी यही कल्पना करते हैं कि मुझे नेता बनते ही पता नहीं कितना अधिक से अधिक पैसा कमा लेना है, कितना लूट लेना है, कितना हसूट लेना है। ये मानसिकता आज लोगों में आई हुई है और यही कह रहे हैं कि राजनीति में सबसे बड़ा आज गिरावट है। और आज जनता के सामने जो समस्याएं लगातार खड़ी होते रहती है, समस्या का अंत हम नहीं कर पाते हैं, इन्हीं कारणों से हम अंत नहीं कर पाते हैं। जब तक, मैं तो अभी कहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, चुनाव ठीक आने वाले हैं, चुनाव होंगे, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव में हारे जीते, किसी कारण से हारते हैं जीते हैं, कोई भी अलग विषय है, परंतु निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। और जो संविधान ने जो पावर दी है उसका सही उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस पावर का दुरुपयोग करके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के केवल और केवल लूट में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, चाहते हैं कि भाई जनता को भी हम कहना चाहते हैं, मैंने आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते थे कि जनता पहले अवेयर नहीं थी, जागरूक नहीं थी। और आज का ऐसा समय आया है कि जनता जो है वेल क्वालिफाइड है, पीपुल्स आर well qualified, they know the character of each leader, their behavior, they know everything. Then why you are not casting your vote for a good leader? क्यों नहीं आप अच्छे नेता को वोट करते हैं? आप जानते हैं आज तो जनता जानने लगी है। पहले क्या होता था, एक आदमी गांव में कोई नेता बन के गया और उसने कहा कि नहीं इसको वोट दे दो, एकरे वोटा दे दी, तो जनता सोचती थी भाई मैं कहल के हमारे गाँव वाला मेहनत नहीं है, ओकरे दे दो। ये पहले बातें होती थी। परंतु आज तो लोगों को समझना होगा, जागरूक हो गए हैं, तो समझना पड़ेगा कि हमें कैसा लीडरशिप चाहिए। हम तो लोगों को तो ये भी आजकल कहना चाहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत व्यक्ति को प्रत्याशी बनाता है, आप पॉलिटिकल पार्टी के कितनों बड़ा फैन हैं, परंतु गलत प्रत्याशी को नहीं जिताइए। जब हम गलत प्रत्याशी को जिताना छोड़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों को कैंडिडेट भी बनाएगी। जनता हाँ गलत लोगों को जिताती है तो पॉलिटिकल पार्टी भी गलत लोगों को प्रत्याशी बनाती है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को भी सुधरना है और जनता को भी सुधरना होगा, जनता को भी अलर्ट होना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर कि कोडरमा लोकसभा को लेकर आपका क्या विजन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर बताइएगा, क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं। जी जी, नहीं ठीक क्वेश्चन है, क्या कि जनता भी अपने जनप्रतिनिधि को इन्हीं विषयों पर देखती है कि भाई विकास, खासकर जैसे एजुकेशन बड़ा फैक्टर रोल करता है। मैंने कहा ना कि जब आज, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो अब तो लोगों को एक एक कैंडिडेट को मूल्यांकन करके मतदान करना चाहिए और सही में एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। परंतु हम क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित संस्थानें हैं उस पर जो हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उदासीन रहते हैं, जिस कारण से लोगों को अच्छा एजुकेशन के लिए लोग प्राइवेट संस्थानों में की तरफ जा रहे हैं। जी, तो जो मेरा विजन तो है कि हम एजुकेशन जो संस्थान हैं, अगर हमें जनता मौका देती है, हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के जाते हैं, तो मेरा तो पहला ये रहेगा कि हम तमाम विद्यालयों को मॉनिटरिंग करें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन गवर्नमेंट के संस्थानों से मिल सके और बच्चे आगे बढ़ें, ताकि गवर्नमेंट संस्थानों में अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो जो हम गरीबी की बात करते हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, तो पुअर फैमिलीज के बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिलेगा। जो प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते हैं, महंगा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहां नहीं पढ़ाई करते हैं, तो एक उनको राहत मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर खुशी की बात है कि गिरिडीह में यूनिवर्सिटी भी हमारे इस गिरिडीह के विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के अथक प्रयास से गिरिडीह में यूनिवर्सिटी भी आ गया है, जिसका शिलान्यास भी होने वाला है और यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगा। तो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के लिए पढ़ाई के लिए जो हमें हजारीबाग जाना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था हमारे बच्चों को, वो अब यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत एक बढ़िया चीज काम किया है उन्होंने। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में भी हम सरकार आज प्रयास कर रही है। हमने देखा कि कुछ कुछ बहुत सुधार हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा समस्या रहता था, जब हम कुछ कारणों से मुझे जब 3-4 बार रिम्स में भी जाने का मौका मिला, तो हमने देखा कि वहाँ के आजकल डॉक्टर भी थोड़ा सा सक्रिय रहते हैं, वहाँ इलाज भी थोड़ा सा लोगों का बेहतर हुआ है।
परंतु वहाँ बर्डन ज़्यादा है, पूरे राज्य भर के पेशेंट जा रहे हैं। और भी ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन झारखंड में चाहिए जो बीमारी का इलाज करें। जैसे अभी देवघर में एम्स जब खुला है तो कुछ भीड़ घटा है रिम्स का, और उसी प्रकार से जो हमारे जिला मुख्यालय में जैसे सदर अस्पताल होते हैं, ब्लॉक में होते हैं रेफरल अस्पताल, तो इन तमाम जगहों में भी जो समस्याएं आती है उनको जरूर मॉनिटरिंग करना है। वहाँ मॉनिटरिंग करने से, वहाँ बैठक लेने से, पेशेंट से मिलने से का समाधान हो सकता है। जो गलत है उन बातों पर सरकार को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई भी होना चाहिए। तो इन चीज़ों को जरूर मॉनिटरिंग करना है। हमारे पास संसाधन सरकार ने उपलब्ध जरूर कराए हैं। पूर्ववर्ती सरकार आज 75 साल आज़ादी के हो गए हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तो इस देश की मूलभूत संरचना को तैयार करने में, देश के तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कांग्रेस अपना आगे लगी रही थी, और बेहतर संसाधन इस देश के अंदर खड़े हुए हैं। परंतु वर्तमान में दिखता है कि उसका मॉनिटरिंग सही नहीं हो रहा है, उस पर नज़र नहीं हो पा रही है, जिस कारण से कुछ समस्याएं हैं। उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और एक तो बड़ा विषय मेरे दिमाग में चल के आ रहा है कि कोडरमा लोकसभा को कैसे सजाया जाना चाहिए, कैसे यहाँ जनता के राहत देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं बेरोजगार हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, खेती पर आश्रित हैं, तो रोजगार के तलाश में हमारे लोग बाहर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सूरत जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बड़े बड़े महानगरों की तरफ जा रहे हैं। पलायन एक बड़ा समस्या हो गया, बड़ा समस्या हो गया है। तो उसमें मेरा ये सोच है कि निश्चित रूप से एक ऐसा व्यवस्था हम अपने विधान लोकसभा क्षेत्र के अंदर जनता के लिए स्थापित करें जो स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों की स्थापना हो, ब्लॉक लेवल पर हो, और ब्लॉक लेवल पर कुटीर उद्योग की स्थापना हो, ब्लॉक लेवल से पंचायत लेवल तक पहुंचे, और लोग अपने घर के आसपास काम करें, रोजगार का सृजन वहां पर हो। और उसके साथ साथ हमारे लोग तो खेती कार्य में लगे हुए हैं। 75% लोग भारत में खेती कार्य में लगे हुए हैं। झारखंड का भी वैसा ही स्थिति है। तो मेरा ये सोच है कि हम खेती कार्य को भी बढ़ावा देने के लिए, जो समस्याएं आती है, इरिगेशन की समस्या आती है कि भाई मेरे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पानी ही नहीं, तो खेती क्या करें। हम जब गाँव में घूमते हैं, हम बोले भाई आपके पास इतना खेत है, खेती क्यों नहीं करते हैं, आप सूरत क्यों जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों से बातचीत भी किया, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग खेती कैसे कर पाएंगे, बरसात में धान लगाते हैं, बाकी समय में पानी नहीं होता है और उनको फसल नहीं लगा पाते हैं। तो खेती कार्य को उन्नत बनाने के लिए एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो खेती का है वो भी लाया जाना चाहिए। पानी की जो समस्या है उसको समाधान करना चाहिए, क्या कि हमारे पास तो अच्छी अच्छी नदियां हैं, झारखंड में भी नदियां हैं, नहरें हैं, तो उसका सही उपयोग करके हम खेत तक पानी पहुंचा सकते हैं। और हम जब खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, किसान के लिए बेहतर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि पलायन हम रोक पाएंगे। और पलायन से मैंने जो समस्या देखा है, हमने देखा है, मैं गया था जब कलकत्ता एक बार, छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। बहुत मुझे दुख लगा कि एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, किस मुश्किल से वो लोग सोते हैं, कैसे उसी में खाना बनाना, उसी में रहना। तो ये बड़ा खराब लगता है कि हमारे लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, और रोजगार करने जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। तो इसको रोकने के लिए एक मेरा प्रयास होगा, बड़ा प्रयास होगा कि हम किसानों के लिए समस्या का समाधान ला सकें। हम छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना पंचायत लेवल से प्रखंड लेवल तक कर सकें, ताकि लोगों का पलायन रोकें, लोगों का जीवन जो है सुखमय बनाने के लिए, लोगों का जीवन परिवार के साथ बीते। भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हम मजबूती प्रदान कर सकें। और आज जो है परिवार में विखंडन भी आ गया है लोगों, तो उन चीज़ों को भी हम लोग अगर ऐसा कार्य को सफल करते हैं तो वह चीज़ भी रुकेगा और अच्छे वातावरण समाज में विकसित होगा। तो ये हम लोग का प्रयास है और ईमानदारी से हम लोग इन प्रयासों को करने का कोशिश करेंगे। विपक्ष आरोप लगाती है बीजेपी पर कि ईडी और सीबीआई या बात करें ऐसे जितने भी एजेंसियां, इनका दोस्त दिखाकर अन्य पार्टी के लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाता है। आप बीजेपी से जेएमएम में आते हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज जो भी वर्तमान समय में जो देखने को मिल रहा है पूरे देश स्तर पर, खाली झारखंड में ही नहीं, पूरे देश स्तर पर देखने को मिल रहा है। और तो हम लोगों ने ये भी देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी ने टॉर्चर किया और ऐसे जमीन के बारे में उन्हें अंदर किया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामला बोल करके, कि जिस जमीन के बारे में उनका कहीं कोई नाम निशान नहीं है, उन्होंने कोई खरीदा ही नहीं है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 31 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था
और आज हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 5 तारीख को, 5 फरवरी को, इतना दिन आज बीत मार्च। हाँ 5 मार्च, सॉरी 5 मार्च की बात कर रहे हैं हम लोग। हम्म, तो आज 5 मार्च को इतना दिन बीत जाने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म, तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिखाया। और सही में ये बात सही है कि भाई हम तो कहते हैं कि कोई भी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है, तो केंद्र सरकार को भाई आप इस भारत में लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है, जो अच्छा काम करता है, वो आदमी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो जो जनता द्वारा निर्वाचित लोगों को बिना कारण के आप झूठे मामलों में डाल करके उसकी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता को देख करके उसे तंग करने के लिए, उसकी पार्टी को कमजोर करने के लिए ये जो रवैया भारतीय जनता पार्टी अपनाई है, ये निंदनीय है, बहुत बुरा है। और ये खाली केवल यहाँ ही नहीं हुआ है, आप देख लीजिए कि और ऐसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे चेहरे हैं जिन लोगों ने आकंठ मैंने भ्रष्टाचार में जो डूबे हुए हैं, और उसने भारतीय जनता पार्टी में जाना स्वीकार कर लिया, तो वो धुल गया। हम कहते हैं ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है, ये मोदी वॉशिंग पाउडर है, इतने भ्रष्ट लोगों को आप अपने पास ला के धुल देते हैं। और जो लोग आपके विपक्ष में हैं और जिसके पर कोई गलत आरोप भी नहीं है, उसे आप झूठा कहानी बना करके आप पकड़ रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये लोगों के अधिकारों की मैंने जो रक्षा करने की बात होती है, रक्षा नहीं, आप उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, और गलत काम है ये। इस काम की जितनी ज्यादा निंदा की जाए मैंने वो कम होगी, मैं इसका निंदा करता हूँ। जी। हम जब इंटरव्यू करते हैं जी बहुत जी सारे नेताजी लोग से मिलते हैं, एक कड़क माहौल होता है। जी 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 आप बहुत हंसमुख हैं, जी जी ये जनता भी जानती है और तारीफ भी करती है कि जब भी जयप्रकाश भाई से मिलते हैं जी जी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, हमेशा हमेशा हंसते रहते हैं, हंस के एक पॉजिटिव जो एनर्जी है वो जी आप ट्रांसफर कर देते हैं अपने हंसी के माध्यम से। इसका क्या राज है? इतना नहीं, राजनीति जो चीज है, जी जी प्रेशर होती है, जी जी अपने आप को इतना कूल कैसे रख पाते हैं? जी ने बहुत अच्छा आपने पूछा। मैंने नहीं कहा कि कूल तो वही व्यक्ति रह सकता है जी। जो व्यक्ति गलत कार्यों में नहीं लगा हो, जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा हो, उसके अलावा अपना जिसका चरित्र भी अच्छा हो। मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं पान, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, दारू, वेश्यालय, इन तमाम चीजों से कोसों दूर हूँ, और मैं बहुत कूल ढंग से जीवन को जीता हूँ, साफ सुथरा व्यक्ति के रूप में जीता हूँ। तो जो लोग गलत करते हैं तो उसी को तो तनाव होता है ना कि हमने ये गलत किया, तो उसको हमको उससे सेव करना है, अपने आप को बचाना है, तो वो उसी में लगे रहते हैं, इसलिए वो इतना कूल नहीं रहते हैं। और मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का सेवा करना, जनता का कल्याण करना, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे पास जितना शक्ति है, जितना ऊर्जा है, मैं वहां लगाऊं, और मैं किसी के काम आ पाता हूं तो मुझे भी खुशी होती है। इसलिए मैं बहुत कूल जीवन जीता हूं। मैं हमेशा लोगों को खुश देखना चाहता हूं, और अच्छे प्रयासों को मैं सराहना भी करता हूं, और इसीलिए हमको ऊर्जा भी मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रोज लगातार घूमता ही हूँ। जनता हमारे बीच में सुबह जो मिलने आती है, उनसे मिल करके, उनके बातों को सुन के, जहाँ समाधान का रास्ता होता है समाधान करते हैं। उसके बाद फिर क्षेत्र के अंदर ही कहीं कहीं लोगों के बीच में बैठते हैं, बातें सुनते हैं, समस्या के लिए वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ से भी जहाँ भी उनकी जैसी समस्याएं होती है वैसे हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो बड़ा आनंद आता है मुझे लोगों के बीच में रहना, लोगों के बीच में काम करना। जो तकलीफ, जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उस परेशान लोगों के लिए हम कुछ कर पाए, वैसा खुशी मुझे मिलती है जब हम लोग कुछ कर पाते हैं और करते हैं। तो ये है मेरा जीवन जीने का सलीका। बहुत साफ सुथरा मैं जीवन जीता हूँ, साधारण जीवन जीता हूँ। मुझे वैसा कोई नहीं, ये नहीं है कि हम कुछ गलत करना है, बहुत पैसा कमा के रख के चले जाना है, तो उन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। जो ईमानदारी से हमें वेतन मिलता है, जो हमें श्रम मिलता है, मेरा पारिश्रमिक मिलता है, उसी से हम खुश होकर के रहते हैं। इसलिए मेरा जीवन बहुत कूल है, अच्छा है। जी। तो आज हम बैठे थे डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी के साथ। इन्होंने बहुत कुछ बताया इस पॉडकास्ट में। संयुक्त परिवार का क्या महत्व है? अगर आप छात्र जीवन में हैं, अपने माँ-पिता से दूर रहते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो उस चकाचौंध में अपने आप को किसी प्रकार का नशा से कैसे बचाएँ, अपने चरित्र को कैसे बचा कर रखें। एक अच्छा पॉडकास्ट हमारे लिए था, हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने का था। लगातार जनता का सेवा करते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, और जो क्वेश्चन हमने पूछा था, सर कूल कैसे रहते हैं? जब आप कभी सर से मिलिएगा तो आपको ये फील होगा कि आप एक पॉजिटिव वाइब्स आपको हमेशा
यहाँ महसूस होती है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर की आगे की जो राजनीतिक भविष्य है उसके लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी मिलते हैं तमाम नेक्स्ट। श्रोताओं को एक बार फिर से जी धन्यवाद। और आप पूरे इस मीडिया टीम को, जी आपके तमाम सहयोगियों को, कैमरामैन को, जी आपको, तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद। और मेरी भी शुभकामना है कि आपका यह कार्य दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करे और आप भी अपने मकसद पर हमेशा कामयाब हो सके। जी। सबको धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर एक साथ बोलेंगे, जोहार झारखंड। जोहार जोहार झारखंड। झारखंड। जोहार झारखंड।